चलो अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में आ गए हैं। मैं एक बार रिवाइज़ करा दूं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम ऑब्वियसली मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी सारी, एक डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है ना। जो उसमें एक्सेप्शंस थे वो देख लिए थे। फिर हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आए थे तो हमने देखा था कि मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड से करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि अगर कोई नॉन मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। और इसके बाद हमने देखा था कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट होता है तो कौन से टाइप का कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। लास्ट क्लास में यही हुआ था। अब हम आते हैं हाउ डू मेटल्स अकर इन नेचर। सिर्फ मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स आपको काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो आसपास ही है, नाइट्रोजन की बात करूं आसपास ही है, ठीक है ना। लेकिन मेटल्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। अगर आप एयर की बात करो तो एयर में कोई मेटल नहीं होता, ठीक है ना, या फिर होता भी है तो बहुत नहीं कोई मेटल नहीं होता, बिकॉज कोई भी मेटल गैस के फॉर्म में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो एयर में मिलना नामुमकिन है। तो ज़्यादातर जो मेटल्स पाए जाते हैं वो आपको निकालने पड़ते हैं। निकालने की प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो फंसे होते हैं, कहीं ना कहीं वो घुसे होते हैं, हमें उनको निकालना होता है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें उन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के टॉप में आते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल्स जो हैं ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से रिएक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको इनका रिएक्टिव फॉर्म चाहिए या इनका प्योर फॉर्म चाहिए? प्योर फॉर्म। तो उसके लिए उसको उसके जो इम्प्योरिटीज़ हैं या जिसके साथ भी वो लगा हुआ है उससे निकालना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मेटल्स कैसे पाए जाते हैं, ठीक है ना, नेचर में। यहाँ सिर्फ मेटल की नहीं, नॉन मेटल की भी बात है, बट कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर देख लो। सबसे पहले जो सॉल्यूबल आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉल्यूबल यानी जो पानी में घुल सके, आयनिक यानी जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो सोडियम पाया जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसमें से तुम्हें निकालना पड़ता है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम निकालना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा, फ्री स्टेट में पाए जाने वाले कौन होंगे? जो सबसे नीचे पाए जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो आसानी से रिएक्ट नहीं होते किसी से, ठीक है ना। बिल्कुल प्योर फॉर्म में, आपको ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। आप निकालो और आपके हाथ में प्योर फॉर्म होगा इनका, ठीक है। अगला है आपका कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ गैसेस का कंसंट्रेशन यहाँ पर मैंने बता दिया। नाइट्रोजन का कितना होता है? 78.08, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर उसके बाद कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन 20.9895। फिर आर्गन, ठीक है, ये कितनी पाई जाती है? 0.93। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और जितनी बाकी की गैसेस हैं वो पाई जाती हैं 0.01%। मतलब ज़्यादा कम क्या कह रहे हो? अच्छा, तुम कह रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन। देखो, इतना कंसंट्रेशन भी कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ के लिए नॉर्मल है। अगर इससे बढ़ जाता है तो हम क्या बात करते हैं? एवरेज कितना कंसंट्रेशन है? पूरी दुनिया का एवरेज कंसंट्रेशन है 0.03%। अगर ये 0.03% से ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा भी, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। मैं कह रहा हूँ अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी इससे 1-2% बढ़ गया तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगी, समझ गए। हमारी बॉडी उतने ही कंसंट्रेशन के गैसेस के लिए बनी है जितना कंसंट्रेशन नेचर में पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन को तुम ज़्यादा कम कर दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन को थोड़ा ज़्यादा कम कर दोगे प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी बॉडी अडेप्ट ही नहीं है, हमारी बॉडी इतने ही कंसंट्रेशन के लिए अडेप्ट है, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि अगर हम इतना कम कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है फिर भी हम इतना परेशान होते हैं पॉल्यूशन से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्लोबल वार्मिंग से। वो इसलिए क्योंकि इतना कंसंट्रेशन ही नॉर्मल है, इससे ज़्यादा बढ़ा तो टॉक्सिक हो जाएगा। नाउ मोस्ट अबंडेंट जो भी एलिमेंट है हमारे क्रस्ट में, क्रस्ट यानी पता है 3 लेयर होती हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट है या लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है एलिमेंट वो कौन सा है? ऑक्सीजन।
फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन है? सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा होता है? एल्यूमिनियम, ठीक है ना, जो क्रस्ट में पाया जाता है। फिर मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स, यानी हमारे अर्थ की बात नहीं हो रही, लिथोस्फीयर की क्रस्ट की बात नहीं हो रही, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही, तो सबसे ज़्यादा कौन है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर ऑक्सीजन। और रेयरेस्ट इन अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ की क्रस्ट में या फिर हमारे अर्थ के सरफेस में जो सबसे रेयर है वो है एस्टेटीन। एस्टेटीन आपका एक हैलोजन वाला ग्रुप है। नहीं, एस्टेटीन का AT है, AT है एक्चुअली, AS नहीं, AT, AT है, ठीक है। AS आर्सेनिक होता है, ठीक है, सही कर लेना। नाउ अब अपन बात करते हैं 2-3 डेफिनेशन की जो तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझने में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं और गैंग क्या होता है, ठीक है। तो समझो, कोई भी मेटल पाया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आयरन या एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो ज़रूरी नहीं फ्री स्टेट में पाया जाए, प्योर फॉर्म में पाया जाए, वो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा रहेगा। तो मिनरल्स किनको कहते हैं? कहते हैं ना कि मिनरल वाटर पियो, मिनरल्स होने चाहिए। मिनरल्स का मतलब होता है एलिमेंट्स, ठीक है ना। जनरली मिनरल्स का मतलब होता है एलिमेंट्स, या फिर हम और ज़्यादा अच्छे से बोले तो मेटल्स। कुछ मेटल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुमने देखा होगा 9th क्लास में अपन ने मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स पढ़ा था, है ना, तो उसका मतलब क्या था? ऐसे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनको मैक्रो एलिमेंट्स कहते थे। तो कुछ मैक्रो एलिमेंट्स आपको मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मेटल्स अकर नेचुरली इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। मिनरल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि आपको नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। मिनरल्स जो है, अगर आपको कोई भी मेटल है, जैसे सोडियम है, वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, तो वो मिनरल है आपका, ठीक है ना। सोडियम आपका मिनरल होता है, कैल्शियम आपका मिनरल होता है। तो मिनरल्स वो मेटल्स होते हैं जो आपको नेचर में डायरेक्टली मिल जाते हैं, नेचुरल फॉर्म में, आप उनको नहीं बनाते हो, ठीक है ना। सिंपल सी डेफिनेशन। या तो वो एलिमेंट्स के फॉर्म में पाए जाएंगे अगर फ्री होंगे, तो फ्री स्टेट में कौन कौन रहते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है ना। तो गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? AU, ठीक है। सिल्वर का होता है AG। तो ये इसी फॉर्म में पाए जाएंगे, AU और AG, सिंपल एलिमेंट्स के फॉर्म में। कुछ आपको कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बात की, सोडियम आपको किस फॉर्म में मिलेगा? सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। कैल्शियम किस फॉर्म में मिल सकता है? कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं। अगला आता है गैंग। ध्यान से समझो, गैंग, इसको गैंगू नहीं कहना, गैंग, UE साइलेंट है। गैंग जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि मिनरल के साथ एसोसिएट होती हैं। हमें वो इम्प्योरिटीज़ को क्या करना होता है? हटाना होता है। समझ में आ गया? रेत हो गई, मिट्टी हो गई, ये सारी गैंग कहलाते हैं, जो कि अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती है, हमें ज़रूरत नहीं है उन इम्प्योरिटीज़ की। तीसरा है ओर्स। इसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा कि कोई भी मेटल किस फॉर्म में पाया जाता है नेचर में? मिनरल के फॉर्म में। लेकिन तुम सारे मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने बोला जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये ऐसे फॉर्म हैं जिनसे आप निकाल सकते हो मेटल्स को, तो ये तो मिनरल्स हैं ही। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिससे आप मेटल्स को नहीं निकाल सकते। समझ आ गया? ठीक है। एग्जाम्पल है एक एल्यूमिनियम का। तुम एल्यूमिनियम को अगर क्लोराइड के फॉर्म में ढूंढोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उससे एल्यूमिनियम निकालना क्या होता है? कठिन या आसान? आसान होता है। लेकिन एक फॉर्म होता है क्ले, क्ले, समझ गए? उससे तुम एल्यूमिनियम नहीं निकाल सकते। मिनरल दोनों है, क्ले भी एक मिनरल है और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक मिनरल है। लेकिन तुम एक और एल्यूमिनियम का यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट कहलाता है। समझ आ गया? तो ये भी एक मिनरल है और क्ले भी एक मिनरल है। लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ किससे एल्यूमिनियम निकाल सकते हो? बॉक्साइट से, क्ले से नहीं निकाल सकते। तो वो मिनरल्स जिसमें से आप आसानी से मेटल्स को निकाल सको या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सको इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली का मतलब होता है पैसों के लिए। समझ आ गया? इकोनॉमिकली का मतलब होता है पैसों के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ओर्स। ओर्स वो मिनरल होते हैं जिससे आप मेटल को क्या कर सकते हो? फिर से एक बार, ओर्स वो मिनरल होते हैं जिससे आप मेटल को क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट। समझ गए? कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या हम उनको ओर्स बोलेंगे?
नहीं। समझ गए? तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से समझो। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर हैं वो सारे मिनरल्स हैं। समझ गए? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, आपके मेटल्स पाए जाते हैं। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन सारे मिनरल्स क्या नहीं होते, ओर्स, क्योंकि उनसे आप क्या नहीं कर सकते हो, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। समझ गए? सिर्फ वही ओर्स कहलाते हैं, वही मिनरल्स ओर्स कहलाते हैं जिनसे आप मेटल को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट। बस सिंपल सी डेफिनेशन। कुछ यहाँ पर मैंने ओर्स लिख दिए हैं जो कि आपके सिलेबस में प्रेजेंट है एग्जाम्पल्स के तौर पे। पहला क्या है आपका एलिमेंट, सोडियम, किस फॉर्म में पाया जाता है, रॉक सॉल्ट, उसके ओर का नाम क्या है, रॉक सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है ना? रॉक सॉल्ट को आप काला नमक कहते हो, हाँ, ओशियन, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं जिसको। एल्यूमिनियम का क्या है, और बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। इससे आप आसानी से एल्यूमिनियम निकाल सकते हो। तीसरा क्या है, जिंक, जिंक का क्या है, और जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला क्या है, ZnS, जिंक सल्फाइड। कॉपर, कॉपर का क्या होगा, कॉपर ग्लैंस, जिसका फॉर्मूला क्या है, Cu2S, कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड। मर्क्यूरी का क्या है, सिनाबार, फॉर्मूला क्या है, HgS। ठीक है, मर्क्यूरी सल्फेट, सल्फाइड। और लास्ट क्या है, लेड, लेड का क्या होगा, गैलेना, जिसका क्या होगा, PbS। तो देखो यहाँ के चार तो सल्फाइड वाले ही हैं। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए याद करने में। ये वो हैं जो आपके सिलेबस में प्रेजेंट है, जो आपके NCERT में प्रेजेंट है। आगे चल के जब मैं बताऊंगा तो इसके एग्जाम्पल आपको आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने देख ली डेफिनेशन, मिनरल क्या होते हैं, गैंग क्या होता है और ओर क्या होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेटल जो है नेचुरली पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मेटल्स जो नेचुरली पाए जाते हैं उनको मिनरल्स। ठीक है? क्या उन सारे मिनरल से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं, सारे मिनरल से मेटल को निकाल सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ जब मैं बताया करूँ ना, तो एक तो पहली बात तो ध्यान से सुन लिया करो, दूसरा बीच में बातें करके अपना जो माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हो ना, इससे मेरी मेहनत तो बर्बाद जाती है, तुम्हारी भी जाती है, और इससे पूरा वीडियो में तुम्हारी पूरी बेइज्जती हो रही है। समझ गए? हाँ, चलो एक और बात, एक बार फिर से, क्या सारे मिनरल से मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं? नहीं। जिन मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओर्स कहते हैं। ठीक है? जिन मिनरल से मेटल्स को निकाल सकते हैं, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर दिमाग चालू रखोगे ना अपना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? इससे ज़्यादा साधारण भाषा में कोई नहीं बता सकता। ठीक है? और क्या ही बता दूँ मैं, वो मेटल्स जो कि नेचर में पाए जा रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्या सारे मिनरल से हम मेटल्स निकाल सकते हैं? नहीं। हम जिन मिनरल से मेटल निकाल सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओर्स। और मिनरल्स के साथ जो गंदगी पाई जाती है, जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे जो ओर्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक टेबल देखी थी, बहुत सारे ओर्स देखे थे हमने, सोडियम क्लोराइड देखा था, रॉक सॉल्ट देखा था हमने, बॉक्साइट देखा था हमने, जिंक ब्लेंड देखा था हमने, कॉपर का देखा था। तो इतने सारे जो हमने ओर्स देखे थे, उनमें से हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अब अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो 3 स्टेप में जनरली ये प्रोसेस होती है। पहला स्टेप क्या है आपका, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द ओर। अब आपने इतना बड़ा ओर निकाला, क्या आप डायरेक्ट इसी में केमिकल रिएक्शन करके मेटल्स निकाल सकते हो? नहीं, पहले तुम्हें तोड़ना पड़ेगा इसको। समझ आ गया? ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। समझ गए? जैसे इसका सीधा सीधा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कभी कभी नमक आता है कहीं पर, तो इतने बड़े बड़े गिट्टे बन जाते हैं नमक के, उसको पानी में डालते हो क्या? पहले उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। समझ आए? क्रश करते हैं, तोड़ते हैं। दूसरा, कंसंट्रेशन, बेनिफेक्शन या ड्रेसिंग ऑफ ओर। इन तीनों का एक ही मतलब है, उस ओर में से क्या हटा देना, इम्प्योरिटीज, और उन्हीं इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग। तो सबसे पहले गैंग हटा दो, रेत हटा दो, मिट्टी हटा दो, छोटे छोटे पत्थर जो तुम्हें नहीं चाहिए वो हटा दो। ठीक है? तो अब हमारे पास बचा सिर्फ ओर। ठीक है? ऐसा ओर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी कि टूटा हुआ है। ठीक है? तो पहली प्रोसेस है ग्राइंड करो, क्रश करो। दूसरी प्रोसेस है कि उस ओर में से सारी इम्प्योरिटीज़ हटा दो, जिसको हम बोलते हैं बेनिफेक्शन, ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर।
और तीसरी प्रोसेस क्या है, एक्सट्रैक्ट। मेटल्स उसमें से क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो, निकाल लो। लेकिन सारे मेटल्स आप एक जैसे तरीके से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि मेटल्स भी अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आने वाले मेटल्स कैसी रिएक्टिविटी शो करेंगे, हाई रिएक्टिविटी, बीच वाले मीडियम रिएक्टिविटी और नीचे वाले लो रिएक्टिविटी। तो हम देखते हैं कि अलग अलग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो मुझे बताओ, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है उनको हम ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं या बहुत कठिनाई से? आसानी से, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं हो रहे हैं किसी और चीज़ से, ठीक है ना। तो जनरली जो आपको पाए जाता है ना लो रिएक्टिविटी वाले, अब देखो लो रिएक्टिविटी का एग्जांपल बताओ मेटल्स का। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये तीनों ऐसे हैं जो कि आपको प्योर फॉर्म में ऑलरेडी मिल रहे हैं, इनका तो कोई और ही नहीं होता, समझ गए ना, इनका कोई और नहीं होता। तो हम इसमें पढ़ सकते हैं क्या उनके बारे में? नहीं, क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट ही क्या करें जब वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, ऑलरेडी प्योर फॉर्म में। हम बात करेंगे कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर की, ठीक है ना। इनकी सिल्वर भी थोड़ा बहुत ही पाया जाता है, ज़्यादा नहीं। कॉपर और मर्क्यूरी ज़्यादा ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉपर ग्लैंस। हम देखते हैं एक ही प्रोसेस होती है लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग वैसा वाला नहीं, ठीक है। रोस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी ओर को गर्म करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या बहुत सारी एयर की प्रेजेंस में, लेकिन कितना टेम्परेचर होना चाहिए, बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, समझ गए। अब मान लो कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कॉपर का कौन सा होता है और, कॉपर का और बताओ, कॉपर ग्लैंस। क्या फॉर्मूला होता है, Cu2S, ठीक है ना, कॉपर सल्फाइड। अब अगर आपको कॉपर सल्फाइड में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कितना टेम्परेचर यूज़ करोगे, कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि अगर ऊपर कर दिया तो कॉपर किस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, मेल्ट हो जाएगा वो, समझ गए। तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली हीटिंग सल्फाइड और इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, समझ गए। आपको सल्फाइड और, रोस्टिंग कौन से और के लिए होता है, सल्फाइड और, यानी आपके किसी भी मेटल के साथ क्या लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे ऑक्साइड और की बात मैं करता हूँ, ऑक्साइड और के लिए रोस्टिंग हो सकती है क्या, अभी मैं बात करूँगा, ठीक है। देखो कोई भी मेटल एक फॉर्म में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में। क्यों पाया जाता है ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हवा में है ऑक्सीजन से रिएक्ट हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ HgO या फिर Cu2O, ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन हम इनकी बात अभी नहीं करेंगे, इनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम कौन से और की बात कर रहे हैं, सल्फाइड और, यानी HgS या Cu2S। पहले हम इनको देख लेते हैं। HgS या फिर Cu2S, इनको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में मैंने बोला कैसे हम उसको करेंगे रोस्टिंग, बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस एयर, बहुत सारी एयर में, ठीक है ना, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सेनाबार, सेनाबार किसका और होता है, मर्क्यूरी का। फॉर्मूला क्या है, HgS। जब मैंने इसको हीट किया, हीट का साइन ये होता है, हीट किया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, यानी एक्सेस ऑफ एयर, तो मुझे मिला मर्क्यूरी ऑक्साइड। डायरेक्ट मर्क्यूरी नहीं मिला मुझे, अभी क्या मिला, मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आज टेस्ट ले लिया जाए, हाँ कौन से चैप्टर का ले लें, रिप्रोडक्शन, कौन सा, 7 चैप्टर एडोलेसेंस वाला, चलो। हाँ यहाँ देखो, अभी मुझे किस फॉर्म में मिला है मर्क्यूरी, ऑक्साइड के फॉर्म में, और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। मेरा सबसे मेन कंसर्न क्या था, इस सल्फर को निकाल के फेंकना, इसलिए मैंने उसको किससे रिएक्ट करा दिया, ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीजन के साथ निकल गया, लेकिन कुछ ऑक्सीजन इसमें भी लग गई, ठीक है ना। अब यहाँ तक छोड़ते हैं इसको। अगला मैं कहता हूँ कॉपर।
कॉपर को भी रोस्टिंग ही करना है, तो उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे हम? ऑक्सीजन यानी एक्सेस ऑफ एयर, और उसको क्या करेंगे हम? बहुत सारा हीट करेंगे, तो भी हमें कॉपर का कौन सा फॉर्म मिलेगा? ऑक्साइड फॉर्म प्लस SO2। अब हम इन ऑक्साइड का, हम यहाँ तक पहुँच गए ना ऑक्साइड तक, अब हम ऑक्साइड का क्या कर सकते हैं? तुम्हें इनमें से क्या हटाना है? ऑक्सीजन हटानी है ना, क्योंकि तुम्हें प्योर मेटल चाहिए। ऑक्सीजन हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन हटाने की प्रोसेस को है रिडक्शन कहते हैं। तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने के लिए आपको यही यूज़ करना है, सेम चीज़। क्या? अगर मैं कह रहा हूँ सिनाबार, सिनाबार से ही हमने क्या बनाया था? मर्क्यूरी ऑक्साइड। इसी सिनाबार को यूज़ करके तुम्हें ऑक्सीजन हटानी है, समझ गए? क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो जब तुम HgS और HgO को मिलाओगे, HgO कहाँ से आया तुम्हारा? रोस्टिंग की प्रोसेस से। समझो अच्छे से, HgO कहाँ से आया? रोस्टिंग की प्रोसेस से, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, हो रहा है ये तो। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो सल्फर ऑक्सीजन को लेकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और Hg और Hg मिलके प्योर मेटल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ आ गया? सेम यहाँ पर होगा, ठीक है ना? सेम यहाँ पर होगा। ये कॉपर ऑक्साइड कहाँ से मिला तुम्हें? कौन सी प्रोसेस से? रोस्टिंग की प्रोसेस से। और हमने कॉपर ग्लैंड्स को यूज़ कर लिया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है? तो ऑक्सीजन और सल्फर मिलके क्या बना लेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, और कॉपर प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। समझ गए? तो ऐसे हमने, ये किस फॉर्म में मिला आपको Hg? क्योंकि मर्क्यूरी ऑलरेडी किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो समझ गए कैसे आप लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। अगला है, आप मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो एक ही प्रोसेस होती है, कौन सी? रोस्टिंग। रोस्टिंग में कौन से ओर को आप निकालते हो? कौन से ओर से निकालते हो? सल्फाइड ओर से, ठीक है ना? सल्फाइड ओर से निकालते हो, जिसमें आप क्या क्या यूज करते हो? एक्सेस ऑफ और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो दोनों के केस में क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। फिर उन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। समझ गए? रिडक्शन के लिए क्या यूज करेंगे? वही सेम ओर यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। चैप्टर का नेम डालो, चैप्टर का नेम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो बहुत मीडियम रिएक्टिव होते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान से सुनो, दो प्रोसेस होती हैं उनमें, एक्चुअली तीन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और बाद में रिडक्शन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन सुनो क्या होता है। अभी मैंने बताया रोस्टिंग कौन से ओर के लिए होती है? सल्फाइड ओर। तो यहाँ पर भी हम रोस्ट, देखो लो मीडियम रिएक्टिविटी में हम कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं? जिंक। तो रोस्टिंग हम कौन से मेटल के लिए, कौन से ओर के लिए यूज करेंगे? जिंक के सल्फाइड ओर के लिए। तो फॉर जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड को हम क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। अच्छा, रोस्टिंग में हमें पता है हमें क्या चाहिए होती है? एक्सेस ऑफ एयर। तो वही हम करेंगे, जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेंड प्लस एक्सेस ऑफ एयर। इससे हमें क्या मिलता है? ऑक्साइड। यहाँ पर भी हमें ऑक्साइड मिल रहा था, यहाँ पर भी ऑक्साइड मिला प्लस SO2। क्या अभी हमें प्योर मेटल मिल गया? नहीं मिला। अभी हम देखेंगे अगली प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कौन से ओर के लिए होती है? कार्बोनेट ओर। कौन से ओर? कार्बोनेट। फॉर कार्बोनेट ओर, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? कैलामाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी होती है यार, एयर नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर। अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप ऑक्सीजन का यूज क्यों कर रहे थे? क्या हटाने के लिए? सल्फर। ऑक्सीजन का यही काम था ना, क्या हटाना? सल्फर। अब तुम्हारे पास जो कार्बोनेट ओर है, क्या उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है? है। तुम इसको डायरेक्टली गर्म करोगे ना तो हट जाएगी वो। तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्यों चाहिए जब ऑक्सीजन ऑलरेडी है? तो समझ गए? यहाँ पर ऑक्सीजन लग रही थी सल्फर को हटाने के लिए, यहाँ कार्बन को हटाने के लिए ऑलरेडी ऑक्सीजन है। समझ गए ना? तो कार्बोनेट ओर के लिए तुम्हें डायरेक्टली इसको क्या करना होता है? हीट इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब तुम जिंक कार्बोनेट या कैलामाइन को हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट मिल जाएगा। अभी भी क्या तुम्हें प्योर मेटल मिला? नहीं मिला। दोनों के केस में कहाँ आके रुक गए तुम?
ऑक्साइड में, फिर वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे हम, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर हम रिडक्शन कर रहे थे डायरेक्टली गर्म करके, क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी वाले थे। यहाँ पर हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड को हमें अगर रिड्यूस करना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कार्बन का, एक नॉन मेटल का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि, हमने नहीं देखा लेकिन हमें पता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा शो करता है। जैसे ही कार्बन को ऑक्सीजन मिलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन किस फॉर्म में कार्बन को यूज़ करते हैं हम, कोक, कार्बन का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो कार्बन को जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, कुछ भी बना सकता है डिपेंडिंग ऑन द मेटल कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमारा जिंक प्योर फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पर हमने रिडक्शन किया था इन्हीं और उसको यूज़ करके, यहाँ पर हमने रिडक्शन किया किसको यूज़ करके, कोक या कार्बन को यूज़ करके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है। एक और रिडक्शन की प्रोसेस होती है, किसको यूज़ करके, एल्यूमिनियम। यहाँ पर कार्बन यूज़ किया, यहाँ पर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब तुम किसी भी मेटल ऑक्साइड को देखो, यहाँ पर भी एक मेटल ऑक्साइड मिला था जिसको तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना था, यहाँ पर भी एक मेटल ऑक्साइड है। कौन सा मेटल है यहाँ पर, मैंगनीज। तुम्हें मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करना है, किसको यूज़ करके, एल्यूमिनियम। क्या करेगा वो, उसको रिड्यूस कर देगा, यानी इससे क्या हटा देगा, ऑक्सीजन, और खुद ले लेगा। तो जब ये रिएक्शन होती है, पायरोल्यूसाइड कहते हैं हम इसको, मैंगनीज ऑक्साइड को पायरोल्यूसाइड कहते हैं। जब ये एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में आएगा तो मैंगनीज प्योर फॉर्म में मिल गया तुम्हें, प्लस क्या मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि तुम्हें जो मेटल मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड, यानी किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, मेल्ट हो जाता है। एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन को। यहाँ पर हमने किसको किया था, मैंगनीज को, यहाँ पर हम किसको करेंगे, आयरन को। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस से आयरन ऑक्साइड बनेगा, चाहे तुम रोस्टिंग करो, चाहे तुम कैल्सिनेशन करो, उससे फाइनली हमें ऑक्साइड ही तो मिलता है। तो मैंगनीज और आयरन ऑक्साइड भी हमें वहीं से मिला था, लेकिन हमें इस आयरन ऑक्साइड को हटाने के लिए फिर से किसका यूज़ किया, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ने इसको रिड्यूस कर दिया, हमें प्योर आयरन का फॉर्म मिल गया, किस फॉर्म में मिला, लिक्विड, यानी वो भी मोल्टन। क्यों मोल्टन फॉर्म में मिला, क्योंकि क्या यहाँ निकली है, एक्सेस ऑफ हीट। इस मोल्टन आयरन का यूज़ करते हैं हम वेल्डिंग करने के लिए, समझ गए। वेल्डिंग में क्या होता है, तुम आयरन ऑक्साइड लेते हो, और ऑक्साइड लेते हो आयरन का, और क्या लगाते हो उसमें, एल्यूमिनियम की एक, है ना, छोटी सी पतली सी रॉड। जब आप उसको गर्म करते हो तो ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को लेके निकल जाता है, आयरन मिलता है किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। इसको आप क्रैक्स वगैरह भरने के लिए या दो चीज़ों को चिपकाने के लिए यूज़ कर सकते हो, समझ गए। बाद में वो सूखता है तो हार्ड हो जाता है फिर, ठीक है। इसको हम वेल्डिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट निकलती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस। जो हमारे अगर ट्रेन के चलने से हमारे जो रेलवे ट्रैक्स में बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, उसको भरने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने कितना पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस क्या होती है। पहला क्रश कर दो, दूसरा उसको साफ कर लो, तीसरा एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट हमने दो टाइप में देख लिए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी और एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। कल हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करना आसान है या कठिन, कठिन होगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से जुड़े होंगे, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे, समझ गए। कल अपन पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कल ये चैप्टर हो जाए। क्लियर हो गया, लिख लिया पूरा, चलो ठीक है।